ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या जीआईएस, इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। इन साहब को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इनके आगे चर्चा होने वाली है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम ये ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं तो इसमें जी ज्योग्राफिक होता है, ज्योग्राफिकल नहीं होता, ज्योग्राफिक है, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ कि रियल वर्ल्ड में आपका घर है, नदी है, नाले हैं, पहाड़ हैं, इन सब की अगर जानकारी मिल सके, सूचना मिल सके, आई मतलब इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपके सामने ये नंबर रख दूं 8, 11, -1, तो आप बोलेंगे ये क्या डेटा रखा है आपने। लेकिन जब इसका मैं आपको बता दूं कि ये डेटा इसलिए रखा है तो ये जानकारी हो जाएगी, इंफॉर्मेशन बन जाएगा। तो ज्योग्राफी की, रियल वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन ऐसा कोई तंत्र बन जाए, ऐसी कोई प्रणाली बन जाए, तो उसे हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। हम चलते हैं थोड़ा पास्ट में। शुरुआत कहां से होती है कि 1854 में, 1854 में इंग्लैंड, यूके की राजधानी लंदन में एक बीमारी फैलती है। वो बीमारी है कॉलेरा, हैजा। यहां पर सबका मानना है कि ये जो डिसीज है वो इसलिए फैल रही है क्योंकि हवा से ये आगे बढ़ रही है। लेकिन यहीं पर आते हैं डॉक्टर जॉन स्नो। क्या नाम हुआ इनका? डॉक्टर जॉन स्नो। अब ये साहब कहते हैं, क्योंकि वैसे तो ये डॉक्टर थे और आज ये फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी है, फिलहाल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उस जमाने में जब ये साहब ने प्रूव किया कि जहां जहां पानी है, जहां जहां पंप है, ये देख रहे हैं आप पंप, जहां जहां कहा इन्होंने पंप है, वहां पर ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, या ये कहें कि वहीं पे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो इन्होंने एक बाकायदा मैप बना के दिखाया। ये जो है एक्चुअल पिक्चर है, ये एक्चुअल मैप जो जॉन स्नो ने बनाई थी। और यहां पर इन्होंने स्पेशल एनालिसिस करके बाकायदा पेपर मैप में बताया कि ये जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक मतलब ये होता है कि एक बीमारी जो हर जगह फैली हुई है, वो कैसे, कहां फैल रही है, किस कारण से फैल रही है। अब इसमें एक शब्द आया है स्पेशियल। ध्यान रखिए, स्पेशल आता है स्पेस से, और स्पेस का मतलब है कि लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। और जब हम किसी स्पेस की बात करते हैं या स्पेशल की बात करते हैं और लोकेशन की बात करते हैं, तभी उस डेटा को हम स्पेशल कहने लगते हैं। लेकिन एक्चुअल जीआईएस कब बना? ये जीआईएस नहीं था, जीआईएस की शुरुआत थी जो जॉन स्नो साहब ने की। लेकिन एक्चुअल कब बना, इसका क्या कारण है, कैसे, कब हुआ ये साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो साहब है, इनका नाम दोबारा आने वाला है, ये है रॉजर टॉमलिंसन साहब। रॉजर टॉमलिंसन साहब जब ये यंग थे तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और इन्होंने सीजीआईएस यानी कनाडा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इन्होंने तैयार किया। ये पहला कंप्यूटराइज्ड जीआईएस था। और जीआईएस सिस्टम सारे आज जो मिलते हैं आपको, बनते हैं, वो सारे कंप्यूटराइज्ड ही हैं। 1963 में जब हम में से बहुत सारे लोग, बल्कि 99% मैं कहूँगा, जो पैदा भी नहीं हुए थे, तब ये साहब ने ये बना दिया था। इसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनकी सेवाएं ली, इनको बाकायदा कमीशन किया, और उसके बाद जो इन्होंने किया वो हिस्ट्री है। आज जीआईएस हर जगह है। इनको, रॉजर टॉमलिंसन साहब को पिताजी कहा जाता है जीआईएस का, फादर ऑफ जीआईएस। कौन साहब है? रॉजर टॉमलिंसन साहब। ध्यान रखिएगा, सीजीआईएस ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कनाडा का इन्होंने तैयार किया। और ये साहब ने बहुत सारे काम किए और बहुत सारी किताबें भी लिखी। ये ऐसी चीज थी जो पहली बार हुई, और इसके बाद धीरे 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 आज इस एडवांस पोजीशन पे हम लोग पहुंचे हैं। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस, इसके बहुत सारे मायने हैं, डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं। टॉमलिंसन साहब ने एक दी, बोरो ने दी, एनसीजीआईए, कोवेन साहब ने दी, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। अब इन डेफिनेशन के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम इन डेफिनेशन का निचोड़ निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो डेफिनेशन में भी चेंज आता है, परिभाषाओं में भी चेंज आता है। तो ये सारे डेट्स आप देख लीजिए, और अभी जो मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं
उससे समझने की कोशिश करिए कि जीआईएस की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या, परिभाषा क्या है। जीआईएस की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी प्रणाली या तंत्र जिसमें कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, यहां पे बाकायदा हार्डवेयर की बात हो रही है, ऐसे टूल्स हों। ये टूल्स सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, हार्डवेयर भी हो सकते हैं। यानी एक कंप्यूटर का ऐसा तंत्र जो डेटा को ले, चाहे स्पेशल हो या नॉन स्पेशल हो। स्पेशल डेटा ही हम बात करते हैं जब भी हम जीआईएस की बात करते हैं। स्पेशल मतलब जिसमें हमारे सारी इंफॉर्मेशन हो जो एक ज्योग्राफी को या ज्योग्राफिक एस्पेक्ट को रिलेट करती हो, यानी स्पेस हो, कौन सी जगह है, कहाँ इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, इसका प्रोजेक्शन क्या है, तो वो स्पेस हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। अब इन ऐसा कंप्यूटरीकृत तंत्र जो कैपेबल हो, जो हमें एक ऐसी प्रणाली दे जब हम डेटा को कैप्चर कर सके, स्टोरेज कर सके, रिट्रीवल कर सके, एनालिसिस कर सके, डिस्प्ले कर सके, यानी डेटा को कैप्चर किया जा सके। अब कैप्चर कैसे करेंगे? आप अपने मोबाइल कैमरा से कर लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं। स्टोरेज कैसे करेंगे? कोई ना कोई डेटाबेस चाहिए। रिट्रीवल कैसे करेंगे? कोई ना कोई आपको सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम चाहिए जिससे आप डेटा रख भी सके और वापस निकाल भी सके। और जब डेटा आपके पास आ जाए इंफॉर्मेशन के तौर पे, आप उसे एनालाइज भी कर सकें, उसकी समीक्षा भी कर सकें, और फाइनली वो आपको दिखाई भी दे और रिजल्ट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो यहां पर डेटा मैं बात कर रहा हूं लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस, तो मैं स्पेशल डेटा की बात कर रहा हूं। और साथ में सारे के सारे ऑपरेशन, यानी कि जो जो आप उस पर काम कर सकते हैं, चाहे आप ऑपरेशन मैनेजमेंट कहें, डिसीजन मेकिंग कहें, साइंस कहें, जो भी चीज़ कहें, इन सब को मिला के एक तंत्र बनाया गया, उसको हम जीआईएस कहते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स होंगे जो स्पेशल एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि स्पेस या ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ समीक्षा हम कर सकते हैं। दूसरा ये है हमारे पास वो सारे टूल्स अवेलेबल होने चाहिए जिससे हम डेटा पे काम कर सके। सब जगह मैं डेटा 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 कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये डेटा ही असली है इसमें। बाकी तो कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम अगर अपने डिसीजन को बढ़ा सके, हम अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई ऐसी जीआईएस के थ्रू ऐसा इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि गवर्नमेंट बैठे बैठे पूरे देश के लिए एक अच्छा सा डिसीजन बना सके, एक फैसला ले सके, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। चाहे हम साइंटिफिक इंक्वायरी कर सके या अपने या प्रौद्योगिकी को बढ़ा सके। अब इसको और अच्छे से समझिए। सबसे पहली चीज़ यह है कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आता है, इनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है कि डेटा आएगा कहाँ से। हम बात कर रहे हैं जीआईएस में स्पेशल डेटा की, यानी ऐसा डेटा जिसमें या ऐसा इंफॉर्मेशन जिसमें हमारी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन हो। तो जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, अभी मैं इसका नाम जो है आगे चल के जीएनएसएस करने वाला हूं, आप देखेंगे कैसे। पहली चीज समझ लीजिए कि हमको किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए, और साथ में हमको उसकी हाइट चाहिए, एलिवेशन चाहिए, वो जीपीएस हमें देता है। रिमोट सेंसिंग से हमको डेटा मिलेगा। अब सैटेलाइट ऊपर है, वो यहां पर अर्थ का इंफॉर्मेशन या फिर डेटा लेता है, वो हमें किसी सेंटर पे भेजता है, वहां से हमारे सिस्टम पे आता है। रिमोट सेंसिंग ये काम करता है। इसके अलावा जीआईएस वो इन डेटा को लेगा, उस डेटा के लोकेशन को ले लेगा और सबको मिला के आपको एक ऐसा तंत्र दे देगा जिस पे आप इस डेटा पे काम कर सकेंगे और इस डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल सकेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डॉट डेटा है, यानी मान लीजिए आपके पास पेड़ों का इंफॉर्मेशन है, आपके पास स्ट्रीट, अपने एरिया के स्ट्रीट या लेन या रास्तों का इंफॉर्मेशन है। आपको ये पता है कि अब ये खसरा नंबर है, ये पार्सल है, ये यहाँ की हाइट हो गई उसी इलाके की। यहाँ पर आपको पता चल गया कि उस जगह की लैंड यूज क्या है। लैंड मतलब कोई ट्रांसपोर्ट है या फिर कोई एग्रीकल्चर है, रिहाइश है, इन सबको मिला दीजिए। अब इन सबको मिलाने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, कुछ बैकग्राउंड में प्रोग्राम लिखेंगे, कुछ टूल्स लिखेंगे। ये डेटा कहाँ से आया होगा? कहीं ना कहीं से रिमोट सेंसिंग से आया होगा या किसी न किसी तरीके से इसका ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से आया होगा। और इन सबको हमने मिला दिया तो फिर हमने रियल वर्ल्ड दिखा दिया। इसी रियल वर्ल्ड को दिखाने का काम होता है जीआईएस का। तो जीपीएस और रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और रिमोट सेंसिंग, ये एक सोर्स है, इनपुट, यहां से इनपुट आता है जीआईएस को। तो जीआईएस को डेटा कहां से मिलता है? यहां से मिलता है। और फिर अब जीआईएस का काम शुरू होता है कि वो इस डेटा को ले और आपको इंफॉर्मेशन दे, आपको
ऐसी इंफॉर्मेशन दे जो काम की हो। तो बड़ी अच्छी बात किसी ने बताई थी कि कंपोनेंट ऑफ जीआईएस में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटावेयर, ह्यूमनवेयर और प्रोसीजर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटावेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटावेयर और ह्यूमनवेयर। अब आप बोलेंगे एक आपको कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, सबसे पहली चीज। उसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम जीआईएस सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं कहते, लेकिन अल्टीमेटली आप ये जानेंगे कि जीआईएस तो सॉफ्टवेयर ही होता है। जीआईएस सॉफ्टवेयर ही है। सारी जो हम कहानी गढ़ रहे हैं आखिर में पता चलेगा कि ये तो सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर ही नहीं होता। ये एक हार्डवेयर, उसके साथ एक सॉफ्टवेयर जो जिसको हम जीआईएस सॉफ्टवेयर कहने वाले हैं। साथ में आपको डेटा चाहिए जो आप या तो रिमोट सेंसिंग से लाएंगे या फिर जीपीएस से लाएंगे और तरीके, लिडार से लाएंगे, सोनार से लाएंगे, जहां से भी लाना हो आप लाएंगे। उसके बाद डेटा हो गया। अब आप आएंगे ह्यूमनवेयर, इंसान की जरूरत है, इंसानी तो काम करेगा। ये कौन कर रहा है? ये इंसानी तो काम कर रहा है। तो ये सबको कंबाइन करके जीआईएस बनता है। अगर आपको कोई कहे कि ये जीआईएस सॉफ्टवेयर है, यही जीआईएस है, तो आप बोलेंगे नहीं साहब, जीआईएस एक पूरा का पूरा तंत्र है जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूं, एक एज अ इंडिविजुअल मैं भी इन्वॉल्व हूं। और साथ में अगर आप थोड़ा सा ये भी देखें कि आजकल मल्टी सिस्टम पे काम होता है या क्लाउड पे काम होता है, तो हम नेटवर्क या इंटरनेट को भी ला लेंगे, क्योंकि अब हम वेब जीआईएस की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ? वेब जीआईएस की तरफ। एक सॉफ्टवेयर से मैंने बात शुरू की कि भाई अब हम इसको सॉफ्टवेयर कहने लगेंगे। तो जीआईएस बेसिकली सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में पहली चीज आती है मैप। एक मैप होगा या फिर एक डीईएम होगा, डिजिटल एलिवेशन मॉडल कहते हैं, जिसमें हम हर एक पॉइंट का हाइट दी होती है। या फिर कोई रास्टर डेटा होगा, कोई वेक्टर डेटा होगा। अभी मैं रास्टर वेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये सब जो डेटा है, ये डेटा अपने केवल इसको लाना और ले जाना काम नहीं है कि भाई यहां से आप फाइल इंपोर्ट कर ली और एक्सपोर्ट कर दिया। जब इस फाइल को हम लाएंगे तो बाकायदा ये डेटाबेस में स्टोर होगी। यानी इसमें डेटाबेस, कंप्यूटर साइंस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो टॉपिक है वो पूरा इन्वॉल्व होता है इसमें। उसके बाद आप रियल वर्ल्ड का बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं कि रियल वर्ल्ड में जो जो है, चाहे नदी हो, नाले हो, पहाड़ हो, सब यहां पर आएगा। उसके बाद वैसा चाहे नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो, जिस तरीके की दुनिया है उस तरीके की इसमें दिखाई देगी, क्योंकि वैसा ही डेटा लाना है। और अगर डेटा में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो डेटा में वो इंफॉर्मेशन भरने हैं ताकि वो वैसी लगे जैसी है। अब हम यहां पर क्वेरी कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। उसके बाद हम वो चीज निकाल सकते हैं, बना के फाइनल ऐसा बनाएंगे कि आप कोई इसमें पॉलिसी बना सकते हैं, यानी कोई जनता के लिए रूल रेगुलेशन या जो भी कानून बना सकते हैं। इसके बाद हम यहां पर बीइंग अ साइंस फैटर्निटी, जीआईएस फैटर्निटी, हम यहां पर और डेवलपमेंट कर सकते हैं, नई चीजें बना सकते हैं। किसी भी जीआईएस में दो तरीके का डेटा होता है। एक होता है वेक्टर डेटा, एक होता है रास्टर डेटा। अब किसी भी जीआईएस सॉफ्टवेयर में या जीआईएस में, खैर सिस्टम तो आखिर में लगा ही होता है, तो जिस भी जीआईएस की बात कर रहे हैं वहां पर दो डेटा, हम जो डेटा आएगा उसको हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं मेनली। वैसे तो बहुत सारे तरीके के डेटा होंगे, मैं आपको एनोटेशन डेटा भी बताऊंगा। इसके अलावा टेक्स्ट डेटा भी होता है, जैसे सीएसवी फाइल वगैरह होती है। ऐसे बहुत तमाम तरीके के डेटा होंगे, लेकिन मेन जो डेटा है वो है वेक्टर और रास्टर। इसको हम डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं जीआईएस के नाम पे। कंप्यूटर साइंस का ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो वेक्टर और रास्टर को समझिए, क्योंकि सारा जीआईएस इसी पे बेस्ड है। पहली चीज, हमारा रास्टर डेटा होता क्या है? आपने कभी फोटो खींची होगी और फोटो खींच के अगर आपने उसको जूम किया होगा तो आप देखते हैं कि एक पॉइंट पे आपको डब्बे डब्बे दिखाई देते हैं, ऐसे डब्बे दिखाई देते हैं। ये जो डब्बे हैं इसको हम कहते हैं एक पिक्चर एलिमेंट। तो रास्टर मॉडल में इसी तरीके से डब्बों में, यानी कि ग्रिड स्ट्रक्चर में, यानी कि आपके रो और कॉलम में इक्वल सेल में डेटा स्टोर होता है या डेटा स्टोर होने की संभावना होती है। सबसे पहली चीज यह है कि जिस भी एरिया को आप ले रहे हैं उसको आप ग्रिड में, इक्वल ग्रिड में, ये ग्रिड की लेंथ विड्थ एकदम सेम है
और इसको हम एक सेल कहेंगे, एक सेल। तो डेटा ऐसे आएगा। अब इसमें कोई भी डेटा आ सकता है। यहां मैंने आपको इमेज के बारे में बताया, तो इमेज क्या है, एक स्पेशल टाइप का आपका रास्टर डेटा हो गया, जिसमें हर एक पॉइंट पे, हर एक सेल में ब्राइटनेस वैल्यू होगी या डिजिटल नंबर होगा, यानी एक वैल्यू होगी जो 0 से 255 के बीच में होगी, और जैसे ही आप इसको डिस्प्ले करेंगे एक इमेज के भांति वो डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कोई एक पिक्चर दिखाई देने लगेगी। बट मैं आपको एक रास्टर डेटा दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये रास्टर डेटा है लैंड यूज का। लैंड यूज मतलब जमीन का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। अब आप देखिए ये जो एरिया है वो ट्रांसपोर्ट एरिया है, ये जो एरिया है वो रेसिडेंशियल एरिया है, यानी ये सारे जो पिक्सल्स है कहें या फिर आप सेल्स कहें, वो सारे रेसिडेंशियल एरिया है। यहां मान लेते हैं कि ये हॉस्पिटल एरिया है या एक कह दें ह्यूमन सेटलमेंट है। तो ये सारे हमने एक ग्रिड स्ट्रक्चर में रखे। इसी ग्रिड स्ट्रक्चर जिसमें एक सेल को हम पिक्सल या पिक्चर एलिमेंट कह रहे हैं, इसी को हम रास्टर डेटा कहते हैं। तो आप जो इमेज लाएंगे, इसमें प्रॉपर इमेज जो लाते हैं, चाहे वो रिमोट सेंसिंग से आपकी आती है या आप डायरेक्ट अपने मोबाइल से खींच के डाल दीजिए, उसको हम रास्टर डेटा कहेंगे, रास्टर मॉडल कहेंगे। अब किसी भी जीआईएस सिस्टम को जैसे भी आप खोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई, या जीआईएस को छोड़िए, किसी भी आप गूगल मैप को ही खोलते हैं, तो गूगल मैप में आप क्या देखते हैं, एक बेस मैप होता है। तो जो बेस मैप आप देख रहे हैं वो रास्टर डेटा होता है। क्या डेटा होता है? रास्टर डेटा होता है। अब हम आते हैं वेक्टर मॉडल पे। आपने कोई भी मैप देखा होगा, उसमें आपने लकीरें देखी होंगी, रोड देखे होंगे, स्ट्रीट देखे होंगे, ऐसे घर देखे होंगे, पेड़ इस तरीके से देखे होंगे। तो ये जो बने हैं इसको हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर यानी कोई भी विश्व की कोई भी चीज है उसको आप पॉइंट, लाइन और पॉलीगन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम किसी चीज को लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम घरों को ले रहे हैं या पेड़ों को ले रहे हैं, उनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं ये नदी है, इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो इलाके हैं, ये जैसे नदी है, ये पेड़ है, इसको हमने ऐसे कर दिया। इनको हम कह देते हैं, हम पॉइंट बना देते हैं, तो इनको पॉइंट बना दिया। तो वेक्टर मॉडल का मतलब ये होता है, ये बेसिकली वेक्टर डेटा, रास्टर डेटा में वेक्टर डेटा पॉइंट, लाइन, पॉलीगन में होगा। ये या तो पॉइंट में होगा जिसको हम डॉट्स कह रहे हैं। इसमें हम चाहे हम एयरपोर्ट को दिखा सकते हैं, सिटीज को दिखा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि मैप कितना बड़ा ले रहे हैं, उसका रिजोल्यूशन क्या है, या ये कहें कि उसका स्केल क्या है। जिस एक बड़ा स्केल और छोटा स्केल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल के मैप होते हैं, जिस मैप पे आप जा रहे हैं उस हिसाब से इसको आप बनाएंगे। क्योंकि एक छोटे मैप पे, मतलब एक ऐसा मैप है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम, जिसको हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। लार्ज स्केल मैप में आप छोटी एरिया का बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे, मान लीजिए देहरादून में आप सचिवालय का दे दीजिए। तो जब सचिवालय की इंफॉर्मेशन आप देने लगेंगे तब क्या होगा, उसी छोटे एरिया में आप बहुत सारी चीज देंगे। तो वहां पर आप घर को पॉइंट नहीं दिखाएंगे, घर को आप बक्से में दिखाएंगे, यानी कि आप उसको पॉलीगन से दिखाएंगे। ठीक है जी। लाइन भी इस तरीके से होता है, ये लाइन है आपकी। और अब आप देखिएगा कि इसमें एक चीज आएगी, वो है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब किसी भी रैंडम शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो ये वेक्टर मॉडल हो गया। कॉन्सेप्ट है वेक्टर और डेटा मॉडल का इस तरीके का। मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूं कि कैसे इन डेटा को हम लेके इंफॉर्मेशन निकालेंगे, जानकारी निकालेंगे और जानकारी आपको दिखाएंगे। यहां पर देखिए एक इलाका है। अभी इसको जानने की आवश्यकता नहीं है कौन सा इलाका है, बस ये जानिए कि एक इलाका है और उसकी इमेज है। अब हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया लिया, वो यहां पर हमने जूम किया। हमको यहां की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसी जगह में हम इंटरेस्टेड हैं। तो ये दोनों डेटा क्या हो गए, रास्टर डेटा। कौन से डेटा हो गए, रास्टर डेटा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी जगह के ये पॉलीगन हमने बना दिए, डब्बे डब्बे बना दिए। वो पॉलीगन मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा एजेस होंगी उसकी, और वो रेगुलर नॉन रेगुलर दोनों हो सकता है। तो हमने क्या किया कि इसमें एक पेवमेंट, जहां जहां पेवमेंट है वहां पॉलीगन बना दिए। पेवमेंट का मतलब कि वो इलाका जहां पर आप चल सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया कि इसी को या इसी तरीके का एक रास्टर ग्रिड बना दिया। अब रास्टर मतलब ये होगा कि अब ये जो है वो सेल फॉर्म में आ गए। यहां पर आपको पॉइंट, लाइन, पॉलीगन फॉर्म में, या ये तो पॉलीगन फॉर्म में ही है तो पॉलीगन फॉर्म में हो गया। ये हो गया आपका रास्टर। इसी तरीके से हमने क्या किया, लाइनें बनाई। हम बनाना चाहते हैं कि भाई कितनी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर,
तो स्ट्रीट्स बना दी, और स्ट्रीट्स बनाने का तरीका ये होगा कि हम यहाँ से बाकायदा, उसको हम डिजिटाइजेशन कहते हैं, यहाँ से लेंगे डिजिटाइज करेंगे, बाकायदा ऐसे लाइन बनाएंगे, तो ये आपका लाइंस बन गए। उसके बाद हमने क्या किया कि कुछ और पॉलीगन बना दिए कि ज़मीन कहाँ कहाँ है उसके पार्सल्स बना दिए। तो आपने देखा कि हमने रैस्टर लिया, वेक्टर लिया, रैस्टर लिया, यहाँ पर हमने लाइंस हैं तो ये वेक्टर हो गया, यहाँ पर पॉलीगन हो गया तो वेक्टर हुआ। अब इन डेटा का काम क्या है, क्योंकि अब जीआईएस का काम शुरू होता है, ये तो डेटा हो गया, और ये भी जीआईएस से ही आया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो ग्रिड देख रहे हैं ये इसकी इंफॉर्मेशन है, ग्रिड जो बनती है वो डेटाबेस की है। यहां पर देखिएगा कि हमने ओवरले कर दिया, फिर से देखिए ये जो हमने सारी इंफॉर्मेशन दिखाई आपको, इन सबको हमने एक दूसरे के ऊपर डाल दिया, और क्योंकि ये एक ही जीसीएस हमने दिया, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम या पीसीएस या प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक ही डेटम दिया, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर आके ठहर गए। तो सबके सब जीआईएस में आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। तो जो हमने अभी डेटा बनाया, हाथों से बनाया होगा, पॉइंट लाइन पॉलीगन, और जब हमने एक रास्टर पे डाला तो इस तरीके से दिखा दिया। तो ये काम है जीआईएस का। अब हम यहाँ जीआईएस का काम शुरू हो गया। जीआईएस ऐसे ही होता है, सॉफ्टवेयर में बनाया हमने, जीआईएस सॉफ्टवेयर में बनाया, पॉइंट लाइन पॉलीगन बनाया और उसके वो इमेज के ऊपर ड्रेप किया, देखिए कैसे दिख रहा है। इसको हम ओवरले एनालिसिस भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको सिंपल ड्रेपिंग भी कह सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि भाई ये जो इलाका है, इसके 1 किलोमीटर के दायरे पे कौन कौन से ऐसी जगह है, लैंड पार्सल्स आ रहे हैं या फिर घर आ रहे हैं, या कोई भी हमको डिसीजन मेकिंग करनी है कि भाई इसके 1 किलोमीटर के दायरे में हमें वो सारे चाहिए, वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, या पर वहाँ पर कुछ हमें प्राइस देना है, जो भी हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर बफर बनाएंगे। ये जो बफर हमने बनाया है, तो इससे क्या होगा, ये महरूम रह जाएगा लेकिन ये आ जाएगा। यही तो डिसीजन मेकिंग है, यही हमारा प्रणाली है। तो वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आ गए। अब ये जाके आप किसी अफसर को दे दीजिए या ये किसी अधिकारी को दे दीजिए, वो बता देगा कि भाई ये जो पार्सल है 1 किलोमीटर के अंदर, इस पे हमको ये डिसीजन लेना है, वो डिसीजन लेना है। तो यहां इस तरीके से काम होता है, जीआईएस इस तरीके से काम करता है। कुछ जीआईएस सॉफ्टवेयर्स हैं और कमर्शियली वो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। पहला इसमें है जिसका नाम जरूर लेना चाहिए, वो है ArcGIS। अब ये वेब पे आ गया है, लेकिन ESRI एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो ESRI है, ये एक जिसे आप समझ लीजिए कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी ने शुरुआत की थी। ये अभी भी मार्केट लीडर है, 1970 में किया था, लेकिन अभी भी ये मार्केट है और ये सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाला प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। जियो मीडिया, जैसे मैंने कहा, ESRI ने बनाया है ArcGIS, इसी तरीके से हेक्सागन जियोस्पेशल, ये भी एक कंपनी है, इन्होंने जियो मीडिया बनाया है। पहले हम इसको एडाज इमेजिन इस तरीके के नाम से जानते थे, और ये भी एक बहुत बड़ा राइवल है ArcGIS का, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ है। ये पूरी तरीके से GIS ही है, और वेक्टर रैस्टर दोनों को डील करता है, वेक्टर को ज़्यादा करता है, लेकिन ये रैस्टर को ज़्यादा अच्छे तरीके से डील करता है। कौन सा? जियो मीडिया। मैप इन्फो प्रोफेशनल, ये प्रिसाइसली कंपनी है, उसके द्वारा है। और ये भी एक तरीके से समझ लीजिए कि इन सबके साथ ही खड़ा है, ये भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, और बहुत सारे काम हो सकते हैं इसमें। खास तौर पे जो ऑप्टिमल पोजीशन किसी जगह की निकालनी है कि भाई हमको यहाँ पर अपना स्टोर खोलना है, या और भी चीज़ें जैसे GIS इंश्योरेंस मैपिंग, ये सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से हो जाती है। ग्लोबल मैपर ये आता है ब्लू मार्बल की तरफ से, और इसको शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट ये जियोलॉजिकल जो सर्वे है उन्होंने बनाया था, USGS ने। उसके बाद फिर इसको अब ये खड़ा हो गया है ArcGIS और हेक्सागन के साथ GIS इंडस्ट्री में फाइट करने के लिए। तो अगर आप समझ लीजिए एक स्विस नाइफ होती है ना, उस स्विस नाइफ में क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें होती हैं, मतलब नाखून भी उससे काट लीजिए और एप्पल भी काट लीजिए उससे। तो ग्लोबल मैपर कुछ उस तरीके का है, इसमें सब कुछ है। मैनीफोल्ड GIS, ये मैनीफोल्ड कंपनी के द्वारा आता है। इसमें भी ये है कि ये बहुत आसानी से, पहली चीज़ तो आप सीख सकते हैं, और दूसरा ये 64-बिट GIS एनवायरनमेंट है। इसमें भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि भी आपको आधे प्राइस में मिल जाता है, और सारे इसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। एक और है स्मॉल वर्ल्ड, ये GE द्वारा है, जनरल इलेक्ट्रिक का नाम तो हम सब ने सुना है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि और सब में अपनी अपनी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, जो आपको बहुत खास तौर पे ये नेटवर्क जो होते हैं, जो स्पेशल नेटवर्क होते हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीली अवेलेबल है,
यानी ओपन सोर्स है जीआईएस के, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है क्वांटम जीआईएस का। क्वांटम जीआईएस का अभी फिलहाल जब मैं बता रहा हूं उसका वर्जन है 3.2 ओडेंस। इसके पहले बहुत सारे वर्जन आए। क्वांटम जीआईएस आप समझ लीजिए कि आर्क जीआईएस हो गया, या जितने भी आपको मैंने जो पहले ऐसे सॉफ्टवेयर बताए जो कमर्शियली अवेलेबल है, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो सारी चीजें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी बहुत जबरदस्त एक कम्युनिटी है, बहुत जबरदस्त कम्युनिटी है जो हर एक अलग अलग टूल पे काम करती है। तो इसमें एक प्लगइन का फैसिलिटी है कि भाई आप सॉफ्टवेयर ले लीजिए और आपको सारे फंक्शन नहीं चाहिए, आपको जो जो फंक्शन चाहिए, जैसे आप हाइड्रोलॉजिस्ट हैं या एग्रीकल्चरिस्ट है तो आपको तो यही फंक्शन चाहिए होंगे ना जो आपके काम के होंगे, वो उसको आप प्लगइन से डाल दीजिए। जितने भी हमारे अलग अलग फॉर्मेट हैं, रास्टर हो चाहे वेक्टर, उसको ये डील करता है, चाहे ESRI की शेप फाइल हो, KML हो, GML हो। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे जो बाकी वर्ल्ड के लीडर सॉफ्टवेयर हैं जैसे ग्रास हो गया, ArcGIS, उन सबके साथ इसका एक कहे रिश्ता भी है, मतलब उनकी चीज़ों को भी ये इंटरफेस करता है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो ग्रास आता है। सबसे बड़ी बात ग्रास है ज्योग्राफिक रिसोर्स एनालिसिस सपोर्ट सिस्टम। इसको बनाया था US आर्मी कोर्प्स ऑफ इंजीनियर। इसको जो लैंड मैनेजमेंट है, जमीन का प्रबंधन और एनवायरमेंटल प्लानिंग यानी कि पर्यावरण के प्रबंधन के लिए बनाया गया था। लेकिन उसके बाद ये जो आया और फिर इसको फ्री कर दिया गया, तो आज अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एकेडमिक, चाहे आप जितने भी एजेंसीज देखें, वो ये ग्रास GIS को प्रमोट भी करते हैं, यूज भी करते हैं। इसमें 350 से ऊपर जबरदस्त टूल्स हैं, जबरदस्त टूल्स हैं, बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इमेज प्रोसेसिंग भी करिए, डिजिटल टेरेन मैनिपुलेशन भी करिए, स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अच्छे से डील करता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर GVSig की। ये जो GVSig है, क्योंकि जब क्वांटम GIS आया तो फ्री GIS की बाढ़ सी लग गई, क्योंकि अब क्वांटम GIS आया या फिर उसके साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे थे, लेकिन सबको अलग अलग फील्ड चाहिए थी। जैसे अगर मैं एक केवल रिमोट सेंसिंग वाला हूं तो मैं अर्बन सेटलमेंट में काम नहीं कर रहा हूं, तो मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जो मेरे लिए फायदा करे। तो जो GVSig है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि CAD, क्योंकि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसमें ओपन CAD टूल्स है, उसकी इंटरफेसिंग है और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बाकियों में तो मिलेगी ही मिलेगी। फिर हम आते हैं इल्विस पे। इल्विस पहले तो ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर था, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिकता था, और उसके बाद ये हो गया फ्री। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वाटर मैनेजमेंट के इसमें टूल हैं, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं और सारा काम इसमें हो सकता है जो बाकी GIS में होता है। तो यहां पर एनिमेशन भी इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, टाइम सीरीज है, 3D एनालिसिस है, बहुत सारी चीज इसमें आने लगी है। अब है सागा GIS। सागा सिस्टम फॉर ऑटोमेटेड जियो साइंटिफिक एनालिसिस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जियो साइंटिफिक एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, खासतौर पे हिल शेडिंग हो गई, वाटर शेड एक्सट्रैक्शन हो गया, या विजिबिलिटी एनालिसिस, उसके लिए सबसे बेहतरीन है। अगर आप इस पे काम करते हैं तो आपको सागा को प्रिफर करना चाहिए। अब आ जाइए आप UDIG पे। UDIG एक तो सबसे आसान है। UDIG का क्या हुआ, एक तो यूजर फ्रेंडली है, डेस्कटॉप चाहे विंडोज, मैक, लिनक्स जिसकी बात करें आप, और आई का मतलब ये होता है फॉर इंटरनेट ओरिएंटेड। चाहे डिफरेंट आप सर्विसेज देखिए, वो जो वेब मैप सर्विस है, फीचर सर्विस है, ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको इसमें मिलेगी, और साथ में जितनी भी स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल कैपेबिलिटी है वो भी इसमें बड़ी स्ट्रांग है। तो UDIG को भी आप ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। GIS का फ्यूचर ये है कि आज हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग से डील कर रहे हैं। हमको एनवायरमेंटल जो जितनी भी इश्यूज हैं, हम इससे ज़्यादा रूबरू हैं। जितनी गंदगी हो रखी है, जितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है एनवायरमेंट का, पोल्यूशन हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं, तो इन सब को एड्रेस करने के लिए अगले जो GIS है वो इन्हीं के हिसाब से बनेंगे, और सारे वेब पे, क्लाउड पे, और परफॉर्मेंस जो है इसका CLOUD क्लाउड पे, और जो परफॉर्मेंस इसका बढ़ेगा, छोटे सॉफ्टवेयर्स आएंगे जो हम मोबाइल और आपके टैबलेट पे भी यूज़ कर सकें, GIS सॉफ्टवेयर्स। चलिए साहब, ये बात होती है आपके पूरे GIS की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।